वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइकोलॉजी या सीडीपी आती हो, हम आपको नई सीरीज करवा रहे हैं। तो आप और ये एक ऐसा आपको दिख रहा होगा जिन प्याजे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो को आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटा है। इसका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, यहाँ तक भी 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आपको मैं वही पॉइंट करवाऊंगी, थ्योरी करवाऊंगी, एक तरफ से आपको वही पॉइंट कराऊंगी जो पेपर में अक्सर पूछ जाते हैं और मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। तो आप इस चैनल से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, झारखंड, कोई सा भी टेट हो, रीट हो, कोई सा भी टेट हो, तो इस टॉपिक से 1 या 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही ज़रूर है। तो ये मैंने जब हैंड रिटन नोट जो बनाए थे, मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिखे थे, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा पेपर देखे, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने वो 100% आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। तो कौन सा भी एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, डीएसएस भी हो, कौन सा भी एग्ज़ाम हो, इस क्वेश्चन से आपके ज़रूर ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस चैनल से बने रहे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको करवाऊँगी टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब लगातार सीरीज चलती रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और एसटेट अगर आप देना चाहते हैं, अभी जुलाई में नोटिफिकेशन पेपर होने की बात हो रही है, तो जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। एसटेट में तो गारंटी है, एक क्वेश्चन भी नहीं कटेगा। स्पेशल एसटेट के लिए तो यही है ही। तो ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट ये है, इसमें मैंने लिखे हैं पॉइंट, लेकिन आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है, जो मैं मुँह से बोलूँ, जो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आपको वो ज़रूर सुनना है। ठीक है, किस तरह से मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, आपको एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है और नज़र इधर ही रखनी है। ठीक है, तो मेन पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूट्यूब की वीडियो एक एक देख के छांगी हुई है। आप जहाँ से यूट्यूब की मैराथन देखते हो ना, वहाँ से हर वीडियो में से मैंने एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हुए हैं। तो चैनल से बने रहे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, जीन प्याजे। और जीन प्याजे आपको पता है, ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कौन सा भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें जीन प्याजे वाला टॉपिक ना है। ये तो मूल आधार है सीडीपी का, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है, तो आपको इससे बने रहना है। ठीक है, फिर इस विकास को जीन प्याजे ने प्रतिपादित किया था, मतलब संज्ञानात्मक जो विकास है जीन प्याजे ने इसको दिया था। ठीक है, जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन प्याजे हमारे पास स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये बात भी आपको याद रखना, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक पॉइंट है, आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना है इनको। ठीक है, और इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी थी। ठीक है, ये बात। और एक बात ये है, इन्होंने अपने बच्चों पर ये ट्राई करके देखा था। ठीक है, फिर हम चलते हैं, इसके जो संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय है, मतलब कॉन्सेप्ट है, हम उसकी तरफ से चल रहे हैं। तो आपको देखो, इनमें से आपको कुछ लाइन दे देंगे, एक लाइन दे दी, एक सेंटेंस दे दिया, उसमें से आपको पूछेंगे कि ये कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको बताना है कि ये कौन सा संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट है या प्रत्यय है। तो ठीक है, तो अनुकूल क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, तो हमें बताना है अडेप्टेशन क्या होता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, मतलब वातावरण है, कैसा भी वातावरण, हम किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कोई वातावरण हमारा जाता है, तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुसार हम अपने आप रहने लग जाते हैं, तो वो उसे बोलते हैं अडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन इसको बोलते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को उस जैसा ही बना लेना या उस जैसे में ही माहौल में ढल जाना ही हमारे पास अनुकूलन होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास
आत्मसात्करण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? आत्मसात्करण। देखो, आप अगर आपको हो सके तो आप इन पॉइंटों को इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि आत्मसात्करण का हिंदी में अलग मीनिंग दे देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो हो सके तो आप इन टॉपिक को, इन पॉइंटों को इंग्लिश में याद कर लेना। जैसे कि आत्मसात्करण को इंग्लिश में कहते हैं असिमिलेशन, तो असिमिलेशन आप ऑप्शन में दिखे असिमिलेशन तो आपको पता लग जाएगा यही आत्मसात्करण है। ठीक है, तो हम आत्मसात्करण की क्या होता है, हम इस पेपर में आएंगे तो कैसे पहचानेंगे उसको करते हैं। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे क्या है आत्मसात्करण? पूर्व ज्ञान, हमें पहले से ही जो ज्ञान है उसको हम अपने नए ज्ञान में जोड़ रहे हैं, वह है हमारे पास आत्मसात्करण हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब आप गुना कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको प्लस माइनस करना, जोड़ घटा अगर आपको आता है, मतलब आपको पहले से ही इन चीज़ों का ज्ञान है और नए ज्ञान में जोड़ रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई सीख रहे हो, मल्टीप्लाई सीख रहे हो मतलब गुना सीख रहे हो, तो आपको पता है उसमें प्लस मतलब जोड़ का यूज होगा। ठीक है, तो वही हमारे पास पूर्व ज्ञान है, हमें पहले से ही वह चीज़ का ज्ञान है और उसको हम अपने नए ज्ञान में जोड़ पा रहे हैं, वही हमारे पास आत्मसात्करण कहलाता है, मतलब असिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आत्मसात्करण हो गया। अनुकूलन भी मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट में एक बार स्पीडली करके मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, एस्टेट के लिए रामबाण है, इस टॉपिक से एस्टेट का कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समायोजन। समायोजन को कहते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। ठीक है, समायोजन, समायोजन की डेफिनेशन क्या होती है? पूर्व ज्ञान, हमें जो पहले से जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है या योजना में परिवर्तन करके हम कोई योजना बना रहे हैं, या कोई पूर्व ज्ञान है उसमें कुछ पूर्व ज्ञान है, हमें कोई पूर्व ज्ञान है, हमें कोई पहले से ही कुछ चीज़ का ज्ञान है और उसमें हम योजना बना रहे हैं। पहले से जो हमें ज्ञान है उसमें हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, उसे कहते हैं समायोजन कहते हैं। जिसे इसका देखो मैंने यहाँ पर लिखा है समाविष्टीकरण। तो देखो, अगर आपने समायोजन पढ़ा है, अगर ऑप्शन में आ गया हमारे पास समाविष्टीकरण, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको इंग्लिश में याद है तो आप समझ जाओगे कि अकोमोडेशन ही समायोजन होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश में अगर होता है तो आप जरूर याद कर लिए और हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा नज़र में रखिए। ठीक है, समायोजन आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा रिवीजन कर देती हूँ। समायोजन हमारे पास क्या होता है? पूर्व जो हमें ज्ञान है, पूर्व से हमें ज्ञान है, मतलब हमें पहले से ही जो ज्ञान है उसमें ही हम योजना में परिवर्तन, उसकी योजना में कुछ योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ऐसे क्या है, पहले की जो सोच है, मैं एग्जांपल देख के समझा रही हूँ, पहले की जो सोच है लोगों की उसमें हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं, हम कह देते हैं आज के युग में ऐसा होता रहता है, तो हमने क्या किया, उस योजना में हमने क्या किया, परिवर्तन किया और क्या किया, वातावरण के साथ अपने आप को तालमेल बिठा लिया, तो वही हमारे पास समायोजन होता है। ठीक है, पहले से कि हमारी कोई योजना थी, लेकिन उस योजना में हमने क्या किया, हमने परिवर्तन कर लिया। जैसे कि हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तो दिल्ली हमारी पहले से ही योजना थी, तो कुछ योजना के क्या किया हमने, दिल्ली पहुंचने से पहले हमने क्या किया, दिल्ली पहुंचने से पहले हम रेवाड़ी घूमेंगे, हम जयपुर घूमेंगे, तो हमने क्या किया, उसमें परिवर्तन कर लिया। ठीक है, पूर्व ज्ञान था या पूर्व से हमारी कोई योजना थी, उसमें हमने कुछ परिवर्तन किया और अपने आप को वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया। क्योंकि कोई बंदा कह रहा है कि हम जयपुर घूमेंगे, कोई कह रहे हैं हम दिल्ली घूमेंगे, तो क्या किया, तो ठीक है हम सबकी बात मानेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन हमने क्या किया है, परिवर्तन हमने यही किया है, पहले आपकी बात मान लेते हैं, हमारा जो पहले से जो प्लान था उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करके वातावरण के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत मेहनत की है आपको समझाने के लिए। फिर है हमारे पास विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। ठीक है, डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक ही समस्या को अलग अलग रूप में
एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग तरीके से सीखना। देखो, विकेंद्रीकरण हमारे पास क्या होता है, जो एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या को समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना। जैसे क्या है, कोई हमारे पास कोई कार्य है, अगर हम उस समस्या को एक तरीके से नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको अलग अलग तरीके से समझ पाने की योग्यता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास समस्या है, अगर हम उस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस समस्या को अलग अलग तरीके से हम समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, वही हमारे पास विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साम्य धारण या संतुलन, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलन या साम्य धारण। फिर हमारे पास इसके है, इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। देखो, आत्मसातकरण हमारे पास क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वह हमारे पास क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। और समायोजन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान है, हमें कोई पूर्व ज्ञान है। आत्मसातकरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान को शायद में देखो, आत्मसातकरण हमारे पास क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। देखो, आत्मसातकरण हमारे पास क्या होता है, आत्मसातकरण का हमारे पास क्या होता है, पूर्व ज्ञान है हमें और उसको हम नए ज्ञान में जोड़ पा रहे हैं, वह हमारे पास आत्मसातकरण होता है। ठीक है, फिर हमारे पास समायोजन आ जाता है। समायोजन क्या है, हमारे पास पूर्व ज्ञान है या कोई योजना है, उसमें हम परिवर्तन करके वातावरण के साथ अपने आप को तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और पेपर में ऐसे आपको कोई सेंटेंस दे देगा और उसको अनुसार आपको क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि अनुकूलन, समायोजन, विकेंद्रीकरण, संविधान, अनुकूलन, और इनमें से ऑप्शन एक अलग दे देगा। उनमें से पूछेगा कि जिन प्याजे से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, विकेंद्रीकरण है, संविधान है या संतुलन है, ये पॉइंट तो जिन प्याजे के दिए हुए हैं। और लेकिन एक पॉइंट जो ऐसा है जो जिन प्याजे का नहीं दिया है, वही हमको निकालना है, तो वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा अगर नहीं पूछा है। और पूछा होगा इनमें से जिन प्याजे के कौन कौन से पॉइंट है, तो आप पहचान लोगे, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, विकेंद्रीकरण, साम्य धारण। ठीक है, ये पॉइंट है। अब हम चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और आपको वह क्वेश्चन रटने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन प्याजे का टॉपिक एक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। और अगर आपने जिन प्याजे नहीं पढ़ा है तो आपने समझ लिया CDP में कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि जिन प्याजे का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने 100% श्योर होते हैं। देखो, फिर हमारे पास संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ऐसे पेपर में पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक जो विकास है इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, तो आपको बताना है जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशीय अवस्था, फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड है हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। देखो, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जो संज्ञानात्मक विकास है उसे बौद्धिक विकास से भी जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था है जिसे इंग्लिश में सेंसोरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। पेपर में यही भी पूछा जाता है कि 0 से लेके 2 वर्ष के बीच में जो सेंसोरी मोटर स्टेज है, संवेदी पेशीय अवस्था है, जो जिन प्याजे की उसकी एज है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास संज्ञानात्मक विकास की जो सेकंड अवस्था है वो हमारे पास है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। ये पेपर में CTET हुआ, STET हुआ, UPTET हुआ, MPTET हुआ, रीट हुआ, 100% पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पता नहीं कितनी बार पेपर में आया हुआ है।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड इसकी कौन सी है, थर्ड आगे हम इस नोट्स में पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र है, उसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये हमारे पास फोर्थ है। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक नंबर करके। फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशीय अवस्था, फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था हमारे पास फर्स्ट है। जीन प्याजे की फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसकी एज है 0 से 2 वर्ष तक इसकी एज है। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों, देखो जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या करता है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब बोले तो कान, आँख, नाक के माध्यम से सीखता है, ठीक है। 0 से लेके 2 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो कान से तो सुनेगा, आँख से देखेगा और नाक से सांस लेगा, ठीक है। इसका है, ऐसे तो है नहीं वो मजदूरी करने चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कमाने लग जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है वो। तो वो क्या करेगा, वो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, ठीक है। उसका और कुछ भी काम नहीं है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कुछ सीखेगा, जैसे कान, आँख और नाक से, ठीक है। इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व, इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व बोले तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर जीन प्याजे से कुछ संबंधित क्वेश्चन है, कोई आपको सेंटेंस दे देता है, तो वो उसका राइट आंसर वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है वही हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो संवेदी क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो सीखता है। वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का ज्ञान आ जाता है। तो इसमें क्या है, हम इसको सीखते हैं कि आपके सामने जो वस्तु स्थायित्व है ये क्या है। तो वस्तु स्थायित्व का भी मैंने लिखा है, बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे क्या है, कुछ बच्चा दीवारों पे क्या कर देता है, ये पेन से लिखने लग जाता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, वो पेन को उसके से छीन लेती है, ऐसे बोल देती है चिड़िया ले गई, ठीक है, और अपने दाएं बाएं छुपा लेती है। तो बच्चों को ये पता होता है कि वो चिड़िया नहीं लेके गई है, उसने मेरी मम्मी ने उसको कहीं छुपा दिया है। तो इसमें बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, और जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। तो यही हमारे पास वस्तु स्थायित्व होता है कि बच्चे को पता होता है वह पेन कोई नहीं लेके गया, उसकी मम्मी के ही पास है। तो ये हमारे पास वस्तु स्थायित्व होता है, ठीक है। तो आपको संवेदी पेशीय अवस्था, संज्ञानात्मक की फर्स्ट स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज, आई होप याद हो गया होगा। इसकी एज भी आपको याद रखनी है। इसकी एज 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, और ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। फिर हमारे पास है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे 2 से 7 वर्ष के बीच में इसकी एज होती है। इसकी अभी आपको याद रखना है, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और इसकी एज है 2 से 7 वर्ष के बीच में इसकी एज होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसकी 2 से 7 वर्ष के बीच में है। देखो इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है, वो कुछ उसको चीज़ को वो समझेगा भी,
और देख भी लेगा, लेकिन कोई अपना एक्शन नहीं दे पाएगा कि ये काम हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ऐसे उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। तो यही हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। इसकी एज याद रखना 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। मैं अपने अब भी बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। फिर हमारे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसकी भी दो स्टेज बताई गई है। जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, जिसे 2 से 4 वर्ष के बीच में है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है उसके बीच में हमारे पास आ जाता है पूर्व जो सक्रियात्मक अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष है। उसके बीच में कुछ पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको एस्टेट में तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। देखो हमारे पास है जीववाद। जीववाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म, ठीक है। ये क्या है, एक छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर नहीं कर पाता है। इसमें क्या है, जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो यह डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी निर्जीव है। जैसे कोई क्या है, धरती पे ऐसा आपके घर में बच्चे होंगे, अगर कोई धरती पे पड़ जाता है, भागता भागता पड़ जाता है, तो उसकी ऐसे बच्चे को लगी धरती ने मारी, तो ऐसे आप क्या करते हो, उसको धरती को ऐसे पीटने लग जाते हैं कि धरती ने मारी, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि धरती सजीव है या निर्जीव है। वो क्या समझ रहा है, धरती को भी लग रही है और इसने मुझे मारा है। कई बार क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये है, आपको ऐसे पॉइंट आपको आ जाएंगे, पेपर में आएंगे, लाइन दे देंगे, सेंटेंस दे देंगे और उसमें आपको बताना है ये जीववाद है या क्या पॉइंट है। तो आपको ऐसे देखकर बता देने हैं कि ये जीववाद है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास जीववाद का, सेकंड पॉइंट है, कई बार चांद बहुत ज़्यादा खिला होता है तो ऐसे कह देते हैं चंद्रमा हंस रहा है। तो चंद्रमा हंसता है, नहीं हंसता, वो तो वैसा ही अपना रखता है। तो इसमें बच्चा ये डिफरेंस कर पा रहा है कि सजीव है या निर्जीव है, वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, वही हमारे पास जीववाद है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, जीववाद है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रिता होता है सेकंड पॉइंट। अहम केंद्रिता हमारे पास सेकंड पॉइंट है, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के ही पॉइंट बताए गए हैं। अहम केंद्रिता क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। इसमें क्या है, अहम केंद्रिता क्या है, इसमें बच्चा अपने आप को ही सब कुछ समझ पाता है। वह जो समझता है कि मैं ही जो कर रहा हूँ वह सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसमें क्या समझ पा रहा है कि बच्चा जो मैं कर रहा हूँ वह सब कुछ ठीक है, वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। वह हमारे पास क्या कहता है, अहम केंद्रिता होता है, ठीक है। इसकी दो इसकी है अंतः प्रत्यय अवस्था, जिसे कहते हैं 4 से 7 वर्ष के बीच में इसका अवस्था के बीच होती है। फिर हमारे पास है पूर्व सक्रियात्मक के और पॉइंट क्या है, अपलटावी। अपलटावी क्या होता है, इसमें बच्चा, इस अवस्था में बच्चा संख्या, वस्तुओं और समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता है। जैसे क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया है। जैसे हम किसी बच्चे को समझा देते हैं 6 + में 4 10 होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चा कर देंगे। फिर हम उस बच्चे को ऐसे कह देंगे 4 + में 6 कितने होते हैं, तो बच्चा जल्दी से नहीं बता पाएगा कि 10 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चा क्या करते हैं, अपलटावी नहीं सीख पाता है, ठीक है, नहीं सीख पाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मुद्रा, संपर्त्य, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, कम निदान के संपर्त्य की कमी होती है। इसमें क्या है, बच्चा इसमें नहीं सीख पाता। जैसे हम किसी बच्चे को नींबू शिकंजी का गिलास दे दें, एक तो चौड़ा गिलास दे दे और एक लंबा गिलास दे दे, तो बच्चा क्या करेगा कि उस लंबे गिलास पे झपट्टा मारेगा जल्दी से कि ये बड़ा है। ये नहीं समझेगा कि इसकी ये चौड़ा है तो इसमें भी शिकंजी इतनी ही आएगी जितना इसमें आई है। तो बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है, तो इसे ही बोलते हैं मुद्रा, संपर्त्य, दूरी, भार, ऊंचाई आदि का संपर्त्य बच्चों में संरक्षण की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीकरण। केंद्रीकरण हमारे पास क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। ये हमारे पास केंद्रीकरण होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़ देता है, केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। इसमें क्या होता है, बच्चा हम 4-5 खिलौने के डाल देते हैं बच्चे के सामने, तो जिस बच्चे
टूट फूट होगी ना, बच्चा उसके ही नए खिलौने की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देखेगा। जिसका टायर पंचर होगा ना, जिस खिलौने का टूट रहा होगा उसके ही लगा रहेगा। तो क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर प्रॉपर ध्यान देता है, वह हमारे पास केंद्रीकरण होता है। ठीक है, ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। तो आपको ये भी याद रखना है, इनकी एज जरूर याद रखना है। एस्टेट के पीआरटी में तो एज अवस्था जरूर पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है, 7 से 11 वर्ष होती है। तो इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर पाता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। संरक्षण या कर्म निधारण क्या करता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। देखो, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा उन चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, लेकिन कुछ क्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में उससे उल्टा है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। उसमें तो क्रिया नहीं कर सकता, इसमें कर देता है। इसमें अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा समझ जाता है कि चंद्रमा नहीं हंसता है, धरती के नहीं लगती है, ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतने गिलास में इतनी ही शिकंजी आ गई जितनी इसमें आएगी। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की एज में आने के बाद बच्चा समझ जाता है कि अपलटावी 6 + 4 10 होते हैं, 4 + 6 10 ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चे में ये ज्ञान आ जाता है। फिर हम इसमें है मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है, इसमें क्या है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट हमारे पास है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा ऑक्सीजन आंसर हमें O2 मिलती है। ठीक है, उदाहरण के ऊपर आधारित हो जाते हैं। ठीक है, हम कुछ बच्चों को उदाहरण देंगे कि तो वह उस माध्यम से सीखने लग जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था हमारे पास होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 11 से ऊपर भी आ सकती है। पेपर में अगर 11 से 14 आए, 11 से 15 आए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इनमें से ऑप्शन एक ही आएगा और आप कर दोगे। ठीक है, ये अभी मेवात का पेपर हुआ था ना, उसमें आए थे क्वेश्चन, जाके देखना। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अमूर्त 11 से ऊपर। ठीक है, 11 से 15 वर्ष की इसकी एज है और इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है क्योंकि इसमें बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। तर्क करना शुरू तो उसमें ही कर देता है, इसमें तर्क जो करता है, चिंतन में करता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। देखो, उसमें तो मूर्त, इसमें क्या करता है, इसमें उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें तो क्या करता है, चिंतन। देखो, एक पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। एक पॉइंट ये है, इसमें उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में चिंतन करना शुरू करता है। ठीक है, मतलब सोचना प्रारंभ करता है। फिर हम आते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में क्या है, अमूर्त चिंतन में क्या है, इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में तो चिंतन करना शुरू करता है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन वो स्टार्ट करता है, सोचना स्टार्ट करता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। वही हमारे पास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना, ठीक है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना हमारे पास क्या होती है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। क्या सही है क्या गलत है ये बच्चा आपको समझाने में लग जाएगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं, इसके नियम पता है, ठीक है। आपको सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनकी एज है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर, 11 से 14, 11 से 15, कोई भी आए तो आप कर देना। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर हम इसके जो मेन पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बने हैं। ये तो थी थ्योरी जो मैंने करवा दी थी, मैंने वे पॉइंट लिए हैं जिनमें से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आप उनको पॉइंट को पढ़ना। देखो, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इंग्लिश में बोले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसने दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद हो गया। फिर हम चलते हैं एक्स्ट्रा। देखो, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, ये पेपर में पूछे गए हैं, मैंने अलग से नोट कर लिए, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपने बच्चों और आसपास पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, जब हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन बीएड में आ जाते हैं, जेबीटी में आ जाते हैं, डीएलएड में आ जाते हैं, तो अगर हमें ये टॉपिक सारा सब कुछ याद है तो हम आराम से 6-7 पन्नों की लिख देंगे, 6-7 पन्नों की लिख देंगे। और बीएड में जेबीटी में आपको तो पता ही लिखना ही है। फिर है इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। फिर हमारे पास है पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, आपको याद रखना है कि पियाजे का मानना है कि बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लग जाते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। आपको याद रखना है जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है, पियाजे के अनुसार, मतलब पियाजे का कहना है कि पहले विकास होता है बाद में सीखता है। पियाजे ने क्या कहा था कि पहले है ना, पहले विकास होगा, पहले डेवलपमेंट होगा, फिर बाद में सीखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पियाजे का मानना है कि पहले विकास होगा और बाद में वह सीखता है। जो भी मेन पॉइंट होता है मैं आपको बार बार अंडरलाइन करके समझाती हूँ कि पेपर में आपका छूट ना जाए, कि पियाजे के अनुसार पहले विकास होगा, पहले डेवलपमेंट होगा और बाद में वह सीखता है, ठीक है। ये हमारे पास पियाजे के अनुसार पहले विकास होगा बाद में सीखता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो जीन पियाजे ने क्या डेफिनेशन दी थी वह हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये हमारे पास जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा था। अगर आपके पास ऐसी डेफिनेशन आ जाती है तो आप झट से देखना और जीन पियाजे आंसर लगा देना, ठीक है। फिर हम चलते हैं, हमने थ्योरी पढ़ ली है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हमें बताना है स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है, ठीक है। ये हमारे पास स्कीम्स है और स्कीमा क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कीम्स क्या है। पहले हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, स्कीम्स क्या है। एक तो हमारे पास है स्कीम्स और एक है हमारे पास स्कीम्स, एक हमारे पास है स्कीम्स। स्कीम्स में क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, सही है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट है
अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक संरचना है। ये हमारे पास स्कीम्स है। एक कार्य को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बच्चे जब भूख लगती है तो वह रोने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को पता है अगर वह रोएगा जब ही उसको भूख लगेगी, और अपनी मम्मी तक संदेश पहुंचा देता है कि उसके बच्चे को भूख लग रही है, जल्दी जल्दी उसको दूध पिलाया जाए। ये हमारे पास क्या है, स्कीम्स है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं स्कीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के पीआरटी में तो क्वेश्चन रखा ही रहता है स्कीमा। अब हम पढ़ते हैं क्या है स्कीमा। स्कीमा हमारे पास क्या है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, शरीर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी होती है। शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं है, एक्टिविटीज है जो माइंड से जुड़ी हुई होती है, वह हमारे पास क्या है, स्कीमा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें क्या है, जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, क्योंकि उसके माइंड से जुड़ी होती है, वो शरीर के द्वारा एक्टिविटीज कर रहा है, उसे बॉल पकड़ना है। ठीक है, आइसक्रीम चूसता है। मानव के दिमाग में जो पहले चीज़ें स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा बाल चूसता है, आइसक्रीम चूसता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे कहते हैं स्कीमा कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सेट ऑफ नॉलेज। सेट ऑफ नॉलेज के नाम से स्कीमा को जाना जाता है। यह संवेदीगामक अवस्था की ही पार्ट माना गया है। यह स्कीमा है, क्या है, जो शरीर के द्वारा क्रियाएं कर रहा है। 0 से 2 वर्ष के बीच में भी वह क्रिया करता है, और इसमें भी यही बताया गया है। तो ये इसको कह सकते हैं कि यह संवेदीगामक अवस्था है, 0 से 2 वर्ष है स्कीमा। ठीक है, फिर हमारे पास है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया था। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको समझ में आए। फिर हमारे पास है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो इसका आंसर प्रकार और मात्रा। अब हम समझते हैं इसकी डिटेल। पियाजे के अनुसार मतलब पियाजे का जो कहना है, बच्चों का चिंतन मतलब बच्चे जो सोच रहे हैं, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मतलब प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास है जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। प्रमुख प्रस्ताव जीन पियाजे ने क्या दिया था, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जीन पियाजे मानता है कि जो बच्चों की जो सोच है, वो हमारे जो बड़े हैं, वयस्क है, उनसे बेहतर होती है। मतलब कहना है बच्चा अच्छे प्रकार से सोचता समझता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। जीन पियाजे की जो पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। तो ये हमारे पास इसका बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन DSSB में पूछ लेते हैं वैसे। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, बोले तो सेकंड जो अवस्था है उस पर चलते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में जो अवस्था है, 2 से 7 वर्ष के बीच में पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष के बीच में, उसको आपको याद रखना है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो अपने पड़ोसी के साथ खेल खेलता है। बिल्कुल सही बात है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, ये भी बात है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि बच्चा खिलौने से खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का जो विकास है, वो हमारे उसमें इस दौरान उसमें भाषा का विकास
प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है इसके दौरान। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अब हम चलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की तरफ। इसके बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष, जिसे कहते हैं मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाना, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, और इसमें शुरू कर देता है चिंतन तर्क करना, और इससे नेक्स्ट एज में क्या कर देता है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष में है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन को योग्य भी हो जाता है। ठीक है, मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने की योग्य भी हो जाता है। बिल्कुल सही है, यानी स्मरण मनन आदि करता है। ठीक है, कार्य का कारण समझता है कि यानी कार्य में अंतर कर जाता है। बिल्कुल सही है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था में जाना जाता है क्योंकि बच्चा तर्क भी करने लग जाता है, चिंतन में मैच्योरिटी भी आ जाती है लास्ट स्टेज में, जिसे कहते हैं 7 से 11 वर्ष में है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को आपको समझाया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें से देख के आप ज़रूर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चा एस्टेट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये चैनल पहुँचा दिया जाए, ये वीडियो पहुँचा दी जाए, जिससे आपका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।